रिलेशन का मतलब है टेबल जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं. सो अगर ये मेरा टेबल है और मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ एम्प्लॉय के बारे में, व्हाट आई एम स्टोरिंग अबाउट एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय जॉब क्या करता है. दिस इज ऑल व्हाट सेल्स आई एम स्टोरिंग. यस, वेरी गुड. सो ये जो है वर्टिकल वाले, दीज आर कॉल्ड योर कॉलम्स, और वी ऑल्सो कॉल देम एज एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो इनको हम कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं. और यहाँ पे जो ये रोज हैं, दोज आर कॉल्ड टपल्स या फिर ये फील्ड्स कहलाती हैं. ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स को, सॉरी, फील्ड्स आपके ये हैं कॉलम्स, और इनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, सो कॉलम्स कैन बी कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स, एंड रोज, टपल्स और रिकॉर्ड एक ही बात है. अब इसके अंदर जैसे मेरे पास आ गया एम्प आई डी 1056, नेम है अंकित, सैलरी है 80,000, जॉब है अकाउंटेंट. देन आई हैव 2163, नेम है पारुल, सैलरी है 60,000, जॉब है एग्जीक्यूटिव, समथिंग लाइक दैट. So I have details like this. ठीक है, so number of attributes, that is number of columns in a table, is called degree of the table, and number of rows in a table is called cardinality of the table. ठीक है, ये तो basic terms हो गए कि डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या होती है. ठीक है, so that is degree and cardinality. तो डिग्री क्या हो गया, number of columns in a table. कार्डिनैलिटी हो गया number of rows in a table. That is called cardinality. Then we have a thing called domain of an attribute. अब किसी भी attribute का domain क्या होता है? Domain is the possible set of values which you can have in that. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि emp id कोई भी 4 digit का valid number होगा, so it is any number between 1000 या 1001 से लेकर 9999 तक. So that will be the domain कि उसमें इसी range में से कोई भी वैल्यू आ सकती है. अगर मैं बोलूं सैलरी का डोमेन है तो सैलरी इज अ नंबर विच लाइज इन अ गिवन रेंज. जॉब है, मेरे पास 3-4 जॉब भी हैं, तो जो भी जॉब होगी वो उसी में से कोई एक जॉब होनी चाहिए. सो दैट विल बी योर जॉब. सो वी कैन हैव डोमेन मीन्स द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज कि आपके कॉलम में क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, उसे हम डोमेन कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट. अभी जो आप टॉपिक कर रहे हो फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसका क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कि एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, है ना. सो हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए. जैसे कि इसमें कौन सी होगी प्राइमरी की? अगर मैं इस टेबल में आपसे पूछूं तो which column should be made as primary key? In this table, which column should be treated as a primary key? emp id. So ये जो emp id है, this should be the primary key. ठीक है, ये मेरी प्राइमरी की होनी चाहिए. अब प्राइमरी की कौन सा कॉलम होता है? हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो बोल देते हैं कि वो कॉलम जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. सो अ कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की. इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज. ना तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, ना ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं. So it cannot be left blank, it cannot have duplicate values. That is your primary key in general. पर टेक्निकल जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि दैट कॉलम ऑफ द टेबल जिसके ऊपर बाकी के सारे कॉलम्स फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो, है ना. सो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट, सो वी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कि एम्प आईडी के ऊपर डिपेंड करता है नेम. So this says name is fully functionally dependent on emp id. Same way emp id पे डिपेंड करती है सैलरी और उस एम्प्लॉय की जॉब. So this x y says कि y जो है वो y is fully functionally dependent on x. ठीक है, so for every x there will be a value of y.
सो वी विल बी हैविंग अ वैल्यू जो इसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि अंकित इज द नेम फॉर 1056, तो 1056 एम्प्लॉय आईडी कहीं पे भी होगा तो उसका नाम अंकित ही होगा, तो मैं उसी के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। तो जब बाकी के कॉलम्स किसी एक सिंगल कॉलम पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं, तो जिस कॉलम के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की। सो प्राइमरी की कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज that column of the table on which all other columns are fully functionally dependent। और आपकी नॉर्मल फॉर्म्स भी इसी बेसिस पे होती हैं। कॉर्ड रूल्स भी क्या कहते हैं? कॉर्ड रूल्स भी यही कहते हैं कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। सो यू रिमेंबर द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स याद है आपको? हमारे पास बहुत सारी नॉर्मल फॉर्म होती हैं, पर आपका जो डेटा है वो कम से कम 3 नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स तो होनी ही चाहिए। डू यू रिमेंबर व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? यस मयंक, कशिश। सो नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं हम? सो डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन की क्यों जाती है? ताकि आपके डेटाबेस में रिडंडेंट डेटा और इनकंसिस्टेंट डेटा ना हो, है ना? सो व्हाई डू वी परफॉर्म डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन? टू रिमूव redundant and inconsistent data। सो आपके पास रिडंडेंट और इनकंसिस्टेंट डेटा जो है वो नहीं होना चाहिए। सो टू रिमूव रिडंडेंट एंड इनकंसिस्टेंट डेटा वी शुड हैव डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ठीक है? सो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में वी हैव फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब सबसे पहले तो रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट डेटा। वेरी गुड मयंक। सो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं होनी चाहिए। सो सेम डेटा एक से ज्यादा जगह पे स्टोर्ड है वो नहीं होना चाहिए। सो रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा इज रिमूव्ड। इनकंसिस्टेंट डेटा मतलब आपका एक टेबल डेटा की वैल्यू कुछ और दे रहा है और उसी बंदे के डेटा की वैल्यू किसी और टेबल से कुछ और आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट डेटा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? दैट एवरी फील्ड इन द टेबल must have atomic values। मतलब आपके पास हर कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रही हूँ, तो आई एम सेइंग कि मुझे एम्प्लॉय का आईडी भी चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसकी जॉब चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए, वो कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो चाहिए। ठीक है? फिर वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। आई वॉन्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहली नॉर्मल फॉर्म के टाइम पे तो मैं ये देखूंगी कि क्या कोई ऐसा कॉलम तो नहीं है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती है। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो एक ही एम्प्लॉय आईडी होगा ना, नाम एक ही होगा ना, जॉब एक ही होगी, सैलरी भी एक ही होगी, डिपार्टमेंट आईडी भी एक होगा, डिपार्टमेंट का नाम भी एक होगा। पर प्रोजेक्ट्स ना, प्रोजेक्ट्स तो मल्टीपल हो सकते हैं। एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो सकता है। सो दिस कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। So one employee might be working on multiple projects. So अब हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो ये कह रही है कि भाई हमें हर कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यूज चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा कोई कॉलम हो जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सके। सो यहाँ पर नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप उसको डीकम्पोज कर दो। यू डीकम्पोज योर टेबल। ठीक है? डीकम्पोज मतलब उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे कि चलो ऐसा करते हैं, एटॉमिक मतलब सिंगल वैल्यू, एटॉमिक मतलब वन वैल्यू एज अ होल, इट शुड नॉट हैव मल्टीपल वैल्यूज इन इट। जैसे यहाँ पर अब आपने इसको 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया,
आपके पास एम्पाईडी है, नेम है, जॉब है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। वो सब यहाँ पर स्टोर होगा 1056 नेम ABC, जॉब है उसकी मैनेजर, सैलरी है जितनी भी, डिपार्टमेंट आईडी है 20, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम हो गया। बट इसी के साथ साथ हमने एक टेबल ही अलग बना दिया जिसका नाम रख दिया प्रोजेक्ट्स। अब उसमें क्या क्या स्टोर करा दिया, एम्पाईडी एंड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अगर मेरा एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 1, देन आपके पास कोई और है प्रोजेक्ट 1 में, बट वही मेरा पहला एम्प्लॉय फिर से प्रोजेक्ट 3 पे भी काम कर रहा है तो मैं प्रोजेक्ट 3 भी यहाँ पे स्टोर कर दूंगी। सो यहाँ पर ये रिपीट हो सकता है और उसके पास एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही एंट्री आएगी, मतलब जैसे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट। तो एटॉमिक वैल्यूज का मतलब है कि मैं यहाँ प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट 1 कॉमा प्रोजेक्ट 3 स्टोर नहीं कर सकती थी, ठीक है। सो आई शुड नॉट बी एबल टू स्टोर प्रोजेक्ट 1 कॉमा प्रोजेक्ट 3, क्योंकि फिर वो सर्चिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। और हम एसक्यूएल मतलब हम डेटाबेसेस में स्टोर इसलिए करते हैं कि रिट्रीवल जो है वो बिल्कुल इजी और परफेक्ट रहे और लेस टाइम कंज्यूमिंग रहे। तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस रूल कि आपके पास जो भी कॉलम्स होंगे, एवरी कॉलम विल हैव एन एटॉमिक वैल्यू, तो उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते। सो हमने डीकम्पोज कर दिया, उसको अलग ही टेबल में डाल दिया, और अब मेरे दोनों टेबल्स में एटॉमिक वैल्यूज हैं, मतलब माय डेटाबेस इज इन दी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आया? अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि भाई आपके पास पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो इट सेज डेटाबेस मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब एटॉमिक वैल्यूज तो होंगी ही। और सेकेंड क्या होता है, देयर मस्ट बी अ कॉलम on which all other columns are fully functionally dependent. So there must be a column in which all other columns are fully functionally dependent. इसको simple words में हम ये कहेंगे कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए. So every table must have a primary key. तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि भाई एम्प्लॉय टेबल में एम्पाईडी को प्राइमरी की बना देते हैं. इसमें नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम स्टोर हो जाएगा. सो ये सारे एम्पाईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है. सो दिस शुड बी आर प्राइमरी की. अब ये जो दूसरा टेबल है एम्पाईडी और प्रोजेक्ट जिसके अंदर स्टोर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट टेबल है, ठीक है, इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं बन पा रही क्योंकि इसमें एम्पाईडी भी रिपीट हो रहा है और प्रोजेक्ट भी रिपीट हो रहा है. सो इस तरह के टेबल को हम वीक एंटिटी सेट कहते हैं. ये जनरली किसी दूसरे टेबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट दिस इज कॉल्ड वीक एंटिटी सेट. तो जिस टेबल में प्राइमरी की नहीं बन सकती है, that particular table is called weak entity set. So the table which cannot have a primary key is termed as a weak entity set. ठीक है? So this is what we need to have in second normal form. Is this clear? यहां तक समझ आ रहा है? अब उसके बाद आती है बारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की. थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. सो पहला, डेटाबेस मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सो आपका जो डेटाबेस है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है. देन देयर मस्ट नॉट बी
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। What do we mean by that? Transitive dependency. Transitive dependency means कि मेरे पास y है जो x पे डिपेंडेंट है, z है जो y पे डिपेंडेंट है, thus we say कि जो z है वो x पे डिपेंडेंट है। This is transitive dependency, है ना? इसी को कहते हैं ना ट्रांजिटिव। अब अगर हम अपना ऊपर वाला टेबल अच्छे से देखें तो उसमें क्या था, उसमें ये जो आपका एम्पाईडी है, तो आपका नेम, जॉब और सैलरी तो ठीक है, सीधे सीधे एम्पाईडी पे डिपेंड कर रहा है, पर जो डिपार्टमेंट का नाम है वो तो डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है ना। सो एम्पाईडी पे हमारा क्या क्या डिपेंड कर रहा था? नाम, जॉब, सैलरी, और आप कह सकते हो उसका डिपार्टमेंट। लेकिन डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा, वो एम्प्लॉय आईडी पे थोड़ी डिपेंड करता है। सो डिपार्टमेंट का नाम तो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट आईडी पे, ना कि एम्प्लॉय आईडी पे। सो ये डिपार्टमेंट नेम डेप्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, डेप्ट आईडी एम्प आईडी पे डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आपका जो डिपार्टमेंट का नाम है वो एम्प आईडी पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं चाहिए टेबल्स में। So we don't want transitive dependency in the tables. तो solution क्या है? Decomposition. So फिर से decompose करो। अब आपका जो employee टेबल है उसमें आएगा employee ID, employee का नाम, उसकी जॉब, उसकी सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। एक और टेबल बनाया जाएगा जिसका नाम हम दे देंगे डिपार्टमेंट, जिसमें हम स्टोर कर लेंगे डिपार्टमेंट का आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, और उससे पहले एक टेबल हम पहले ही बना चुके थे प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपका प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी स्टोर हो रहा था कि कौन सा प्रोजेक्ट किस एम्प्लॉय को अलॉटेड है। तो अब ये कैसे स्टोर होगा? यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, डिटेल्स होंगी, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी हो गया 10, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, डिपार्टमेंट के साथ 20 हो गया, फिर अगला वाला फिर से 10 में हो गया। सो यहाँ 10 से पता चल जाएगा डिपार्टमेंट का नाम क्या है, और ये 20 से पता चल जाएगा 20 का नाम क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम हम इस कॉलम को लिंक करके डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको याद होगा कि यहाँ पर हम इस कॉलम को प्राइमरी की मानेंगे, यहाँ पर प्राइमरी की होगा आपका एम्प्लॉय आईडी, एंड व्हाट डू वी कॉल दिस कॉलम है, इसको क्या कहेंगे ताकि ये लिंक एस्टैब्लिश कर सके? व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट डू वी कॉल इट? Foreign key, yes. So this is your foreign key which establishes the link with another table, ठीक है। सो ये आपकी फॉरेन की हो गई। सो ये तो हो गया अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ये कंसेप्ट आ गया। अब इसके बाद अगर हम और अच्छा करना चाहते हैं डेटाबेस को, तो वो होना चाहिए BCNF फॉर्म में। ट्रांजिटिव नहीं हुई ना, अब तो हट गई ट्रांजिटिव। अगर ये सब कुछ एक ही टेबल के अंदर होता तो ट्रांजिटिव होती ना। पहले ये सारे कॉलम्स एक ही टेबल में थे, तो उसी टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नेम था वो डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा था, और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एम्प आईडी पे डिपेंड कर रहा था। सो इट वाज फॉर्मिंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। तो वो फॉर्म कर रहा था आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इस तरह से। लेकिन अब हमने उसको दो अलग अलग टेबल्स में ही डिवाइड कर दिया। हमने पहला टेबल अलग कर दिया, दूसरा टेबल अलग कर दिया। सो अब मेरे पास पूरे 3 टेबल बन गए। एम्प्लॉय टेबल अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, प्रोजेक्ट्स अलग है। सो नाउ माय डेटाबेस इज इन दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मली डेटाबेसेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सही हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो BCNF है, जिसको आप फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हो, या बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म हम कहते हैं, जिसके कोड रूल्स हैं, ठीक है। सो उसी के नाम पे ये बनी है BCNF, बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म,
ठीक है। अब और इसमें होता है हमारे पास नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी नाम का वर्ड होता है, पर इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाती हूँ आपको। देखो हमारे पास जब हम प्राइमरी की बनाते हैं तो यूजुअली टेबल्स में क्या होता है, आप किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हो, है ना, एंड वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, वो रूल भी हमारे पास होता है। तो हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं एंड वन टेबल हैज ओनली वन प्राइमरी की। ठीक है। अब नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी इज कि मेरे पास सीधे सीधे कोई प्राइमरी की बन ही नहीं रही है। आई डोंट हैव एनी प्राइमरी की इन माई टेबल, आई एम नॉट एबल टू मेक अ प्राइमरी की। तो मुझे क्या बनानी पड़ रही है, कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की क्या होती है कि कोई कॉलम ऐसा नहीं है जिसको मैं सीधे सीधे प्राइमरी की बना सकूं, तो मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को यूज करके प्राइमरी की बनानी पड़ती है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स to create a primary key. ठीक है। So a combination of columns to create a primary key, one or more. For example, एक गांव का स्कूल है छोटा सा, ठीक है। नाउ उसमें क्या है, स्कूल में आई हैव एडमिशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट। एडमिशन नंबर हम देते ही नहीं वहां पे, कुछ ऐसा सीन है कि वी डोंट गिव एडमिशन नंबर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, वो ज्यादा पेपर वर्क नहीं करते, जो बच्चा आ रहा है बस पढ़ाते रहते हैं। सो आपके पास नेम है, रोल नंबर जरूर हर क्लास की टीचर अपने बच्चों को दे देती है। सो रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, या सेक्शन भी नहीं है, एक ही क्लास है, सेक्शन कहाँ से होगा। सो रोल नंबर है, क्लास है, नेम है, मार्क्स हैं, कुछ भी ऐसे कॉलम्स हैं। अब देखो इसमें प्राइमरी की कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम प्राइमरी की बना सकते हैं कि हमारे पास एडमिशन नंबर तो है नहीं, ठीक है, नेम तो बच्चों के रिपीट भी हो सकते हैं। तो अब कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि क्लास 1 में रोल नंबर 5 तो एक ही बच्चा होगा ना, एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते सेम रोल नंबर के, इतना तो हम देख रहे हैं। ठीक है, सो एक ही क्लास में सेम रोल नंबर के दो स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो रोल नंबर मतलब क्लास 2 में रोल नंबर 5 एक ही होगा। सो दैट मीन्स कि अगर मैं रोल नंबर और क्लास का कॉम्बिनेशन एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, कॉम्पोजिट की। ठीक है, सो ये इसको मैं क्या बना सकती हूँ, कॉम्पोजिट की, क्योंकि ये एज अ कॉम्बिनेशन प्राइमरी की का पर्पस सॉल्व कर सकती है। Since it can solve the purpose of primary key when it is used together, so it is said to be composite key. ठीक है, it is said to be composite key. अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास कुछ ऐसा टेबल हो जाए जहां पे दो कॉम्पोजिट की बन रही हो और एक कॉमन कॉलम दोनों में यूज हो रहा हो। अब जैसे यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मान लो कि कोई भी एक टेबल है, जस्ट एज्यूम अ डमी टेबल। आई हैव कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ पर है मेरे पास नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, डिटेल्स, कुछ भी ऐसा। अब कुछ ऐसा है कि ये C1 और C2 को अगर मैं यूज करूं, सो दिस कुड बी वन कॉम्पोजिट की, और अगर मैं C2 और C3 को यूज करूं तो दिस इज अनदर ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिट की। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरे पास दोनों कैंडिडेट कीज कॉम्पोजिट की हैं और उन दोनों में कोई कॉमन कॉलम आ रहा है, लाइक C2 इसमें भी आ रहा है और C2 इसमें भी आ रहा है, तो वो जो है नॉन ट्रैवल डिपेंडेंसी होती है और वो हमें नहीं रखनी है। वी हैव टू रिमूव इट, सो वी कांट कीप इट अगर हम BCNF में चाहते हैं तो। सो अगर आपको इसको बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म में लेना है तो आपको ये डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, मतलब इसमें फिर मुझे टेबल के टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। तो आई डोंट हैव टू अलाउ सच काइंड ऑफ सिचुएशन, तो मुझे ये सिचुएशन नहीं होने देनी है, इसलिए हम फर्दर टेबल्स को डिकम्पोज कर देंगे। दिस इज योर BCNF। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे एग्जामिनेशन ड्यूटी लग रही है किसी टीचर की,
तो किस रूम में किस टीचर की ड्यूटी है, तो उसमें रूम नंबर, टीचर नंबर, और मान लो उस रूम नंबर की जगह उसमें कोई सब्जेक्ट भी है, तो कुछ ऐसा है कि रूम नंबर और टीचर नंबर को अगर हम बना लें तो वो भी प्राइमरी की बन सकती है, टीचर नंबर और सब्जेक्ट को अगर मैं यूज करूँ तो वो भी प्राइमरी की बन सकती है। तो वहां पर हमें इन टेबल्स को डिकम्पोज करना पड़ेगा, हम ये सारे कॉलम सेम टेबल में नहीं रख सकते, समथिंग लाइक दैट। ऑल्दो इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन, बट इफ इट हैपेंस देन वी हैव टू डिकम्पोज। और ये आपकी डेफिनेशन है BCNF की, बॉय कॉड नॉर्मल